हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और नई यूनिट की वीडियो आ गई है जिसका कोड है BSKG178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 6 राज्य के प्रकार, और इसके में हम पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपकी बुक की रूपरेखा के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस इकाई का उद्देश्य ये है कि हम प्राचीन भारतीय राजनीति की संरचना और राज्य के विभिन्न प्रकारों को समझें। विशेष रूप से ये समझें कि प्राचीन भारत में राज्य केवल राजा के अधीन नहीं था, बल्कि कई अन्य संस्थाओं का भी राज्य संचालन में महत्वपूर्ण योगदान था। इन संस्थाओं में प्रमुख थी सभा, समिति, विदत और रत्नी। इन संस्थाओं का कार्य क्या था, कैसे ये राज्य की व्यवस्था में भाग लेती थी और इनका एक दूसरे से क्या संबंध था, ये सब इस इकाई में विस्तार से समझा जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारतीय राजनीति का अध्ययन करते समय हम ये समझना ज़रूरी है कि राज्य के विभिन्न तत्व कैसे आपस में जुड़े हुए थे। यह केवल राजा के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं था, बल्कि इसके संचालन में कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ये संस्थाएं राजा के निर्णयों को प्रभावित करती थी और राज्य के विभिन्न कार्यों में भागीदारी करती थी। राजा का कार्य केवल सैन्य नेतृत्व और कानून बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे जनता की भलाई, राज्य की समृद्धि, न्याय व्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देना था। इसके लिए राजा को इन संस्थाओं से मार्गदर्शन और सलाह मिलती थी। इन संस्थाओं का प्रभाव प्राचीन भारतीय राजनीति में अत्यधिक था और इनकी कार्यप्रणाली हमें एक प्रकार के लोकतांत्रिक और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की झलक देती है, क्योंकि आज के टाइम में भी लोकतांत्रिक सरकार में हमारे भारत में इसी तरीका का कुछ हो रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में राजनीति के संचालन में केवल एक व्यक्ति या शाही परिवार का नियंत्रण नहीं था, बल्कि राज्य के विभिन्न अंगों का एक समन्वित और सामूहिक रूप से कार्य करना आवश्यक था। ये सामूहिक शासन प्रणाली राज्य के स्थायित्व और विकास के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध हुई थी, क्योंकि राजा अकेले सारे काम नहीं कर पाता था, उसे किसी के साथ की किसी के सलाह की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट है राज्य के प्रकार। अब हम इन 4 प्रमुख संस्थाओं सभा, समिति, विदत और रत्नी का विस्तार से अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा था। पहला है सभा। सभा प्राचीन भारतीय राजनीति की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसमें समाज के वरिष्ठ, बुद्धिमान और अनुभवशील व्यक्तियों का समूह होता था। यह एक प्रकार की प्रसिद्ध थी जिसमें ये एक प्रकार की परिषद थी जिसमें राजा को सलाह दी जाती थी। सभा का कार्य न केवल राजा की मदद करना था, बल्कि राज्य के प्रशासन में एक प्रकार की मार्गदर्शन प्रणाली बनाना था। सभा का कार्य क्या था? राज्य के निर्णयों में सलाह देना। सभा के सदस्य राज्य की नीति, प्रमुख निर्णयों पर राजा को सलाह देते थे। ये निर्णय युद्ध, शांति, न्याय, कराधान और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित होते थे। नेक्स्ट है न्यायिक कार्यों में भागीदारी। सभा के सदस्य न्यायिक मामलों में भी राजा की मदद करते थे, विशेष रूप से अगर कोई बड़ा विवाद या सामाजिक मुद्दा होता था। न्यायिक मतलब कि न्याय वाला। राजा के विकल्प के रूप में कार्य करना। सभा में उपस्थित बुद्धिमान लोग कभी कभी राज्य की जिम्मेदारियों और नीतियों पर विचार करते थे और राजा को उसके कार्यों में सुधार की सलाह देते थे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सभा की विशेषताएं। अनुभवी और योग्य सदस्य। सभा में केवल वे लोग शामिल होते थे जिन्हें समाज में उच्च मान्यता प्राप्त थी। ये लोग अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर राज्य के मामलों पर निर्णय लेते थे। राजा का एक प्रमुख सलाहकार समूह। राजा अकेले निर्णय नहीं लेता था, बल्कि उसे सभा की राय और सलाह से मार्गदर्शन मिलता था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेत। सभा का कार्य सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, पूरी सभा का, काफ़ी सारे लोगों का। उदाहरण, आजकल के मंत्रिमंडल की तरह सभा राजा के लिए एक सलाहकार परिषद की तरह कार्य करती थी, जहां मंत्री अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं कि किसकी सलाह अच्छी है, किसकी सलाह बेकार है। नेक्स्ट है समिति।
समिति प्राचीन भारत में एक ऐसी संस्था थी जिसमें आम लोग और उनके प्रतिनिधि शामिल होते थे। समिति एक प्रकार से राज्य की कार्यप्रणाली में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली संस्था थी। यह संस्थागत रूप से थोड़ा लोकतांत्रिक थी क्योंकि इसमें आम नागरिकों की भी भागीदारी होती थी। समिति के सदस्य राज्य के निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और उनकी राय महत्वपूर्ण मानी जाती थी। समिति का कार्य क्या था? पहला पॉइंट, राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में भागीदारी। समिति राज्य के विभिन्न नीतियों पर विचार करती थी और राज्य के प्रशासनिक फैसलों में भाग लेती थी। राजा का चुनाव। कभी कभी समिति का कार्य राजा का चुनाव करना भी होता था जब राज्य में कोई संकट या विवाद होता था। सामाजिक और युद्ध निर्णयों में भूमिका। समिति युद्ध के मामलों और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करती थी और उन पर निर्णय लेने में राजा की सहायता करती थी, क्योंकि कभी कभी राजा कंफ्यूज हो जाता था तो उसे कैसे निर्णय लेने हैं कैसे नहीं लेने, तो ये समिति बताती थी। समिति की विशेषताएं। लोकतांत्रिक स्वरूप। समिति में आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व होता था और इसे व्यापक जनसंख्या के विचारों को प्राप्त करने का माध्यम माना जाता था। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व। समिति में विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते थे और जो राजा के हर पहलू से जुड़े होते थे। नेक्स्ट, राज्य के मामलों पर चर्चा। समिति राज्य के सभी प्रमुख मामलों पर विचार करती थी और उनके समाधान के लिए योजनाएं बनाती थी। उदाहरण, आजकल की लोकसभा की तरह समिति भी राज्य की विभिन्न फैसलों पर विचार करती थी, लेकिन यह न केवल राजा के प्रति जिम्मेदार थी बल्कि आम जनता के विचारों को भी महत्व देती थी। अगला पढ़ेंगे विदित। हमने सभा पढ़ी, समिति पढ़ी, अब है विदित। विदित एक और प्राचीन भारतीय संस्था की थी जिसका कार्य धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर निर्णय लेना था। विदित का आयोजन आमतौर पर गांव और छोटे समुदाय में होता था। ये एक प्रकार की क्षेत्रीय सभा थी जो राज्य के छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने में मदद करती थी। विदित का कार्य क्या था? पहला, धार्मिक और सामाजिक कार्य। विदित धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और अन्य सामाजिक कार्यों का आयोजन करती थी। अगला है स्थानीय मुद्दों का समाधान। ये संस्था स्थानीय मुद्दों जैसे भूमि विवाद, सामाजिक असमानता और छोटे प्रशासनिक कार्यों को सुलझाने में मदद करती थी। नेक्स्ट, राजनीतिक भागीदारी। विदित में राज्य के कुछ छोटे फैसले भी लिए जाते थे और कभी कभी विदित में शामिल लोग राजा को विभिन्न मुद्दों पर सलाह भी देते थे। ये दोनों काम करते थे कभी कभी। विदित की विशेषताएं। स्थानीय स्तर पर कार्य। विदित आमतौर पर छोटे स्तर पर काम करती थी और गांव क्षेत्र या छोटे समुदाय के मुद्दों पर ध्यान देती थी। समाज की सहभागिता। विदित समाज के हर वर्ग को जोड़ती थी और इसमें आम लोग भी अपनी राय रख सकते थे। नेक्स्ट, धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम। विदित के कार्य केवल प्रशासनिक तक सीमित नहीं थे बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य भी शामिल थे। उदाहरण, जैसे आजकल पंचायतें गांव में अपने स्तर पर कार्य करती हैं और केवल विवादों का निपटारा नहीं करती बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती हैं, वैसे ही विदित का कार्य करती थी। नेक्स्ट है रत्नी, जो कि लास्ट है। रत्नी राजा के व्यक्तिगत सलाहकारों और मंत्रियों की एक परिषद थी। रत्नी का कार्य राजा को विशेष मामलों में सलाह देना था। यह परिषद राज्य के प्रमुख मामलों में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करती थी और राजा का विश्वास प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती थी। रत्नी का कार्य राजा के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन करना था। रत्नी का कार्य क्या था? पहला पॉइंट, राजा को सलाह देना। रत्नी के सदस्य राजा को राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते थे। सलाह तो सभा के लोग भी देते थे, बट ये जो थे ये राजा के कुछ खास लोग थे। राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक मामलों पर ध्यान देना। रत्नी राजा के सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर गहरी राय देती थी। राजा का विश्वसनीय दल। रत्नी के सदस्य राजा के सबसे विश्वास पात्र होते थे और उनके निर्णयों को प्रभावित करते थे। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत खास लोग होते हैं जो रत्नी के सदस्य होते हैं। रत्नी की विशेषताएं। विश्वसनीय सलाहकार। रत्नी में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका राजा का पर गहरा प्रभाव था और जो राजा के मामलों में राजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते थे। विशेषज्ञता का आधार। रत्नी के सदस्य उन मामलों में विशेषज्ञ होते थे जिन पर वे राजा को सलाह देते थे। उदाहरण, आजकल जैसे हमारे पास मंत्रिमंडल होता है जिसमें वित्त, गृह, रक्षा जैसी मंत्रालय होते हैं, वैसे ही रत्नी भी राजा के लिए मंत्रिमंडल का काम करती थी। सारांश या निष्कर्ष। इस इकाई में
यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय राज्य की संरचना एक व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित नहीं थी। राजा का संचालन एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसमें सभा, समिति, विदत और रत्नी जैसी संस्थाएं सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। इन संस्थाओं ने राजा के निर्णयों और प्रशासन में सामूहिक रूप से प्रभाव डाला। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत में शासन केवल एक राजा के अधीन नहीं था, बल्कि उसमें सामूहिक विचार, सलाह और निर्णय प्रक्रिया शामिल थी। मुख्य बिंदु हम देखेंगे। सभा, राजा के प्रमुख सलाहकार की संस्था। समिति, आम नागरिकों की भागीदारी वाली संस्था जिसमें राज्य की नीतियों पर विचार विमर्श होता था। विदत, क्षेत्रीय और धार्मिक कार्यों की संस्था जो छोटे प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान देती थी। और लास्ट है रत्नी, राजा के विशेष सलाहकार की परिषद जो राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करती थी। इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। ये एकदम शॉर्ट में समझाया गया है कि सभा क्या है, समिति क्या है, विदत क्या है और रत्नी क्या है। इन संस्थाओं का योगदान प्राचीन भारतीय राजनीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण था और उन्होंने राज्य के स्थायित्व और समृद्धि में सहायक भूमिका निभाई। इनका सामूहिक रूप से काम करना प्राचीन भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक पहलू को उजागर करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी और तरह की वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।